So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 1 of ideal gases. So today we are going to start a new chapter of physical chemistry. Until now we have completed mole concept and concentration terms. Then we did redox reactions, equivalent concept एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन. ये सब चीज़ों को हमने किया, इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराए. एंड आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइडियल गैसेस, एंड आफ्टर आइडियल गैसेस वी विल डू रियल गैस. तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन लेक्चर्स को पहले फॉलो करिए. आपका जो एक बेसिक जो ग्राउंड है ना वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा. और मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूट्यूब पर वी हैव डन, if I talk about organic chemistry, IUPAC nomenclature, this thing, general organic chemistry, complete lectures are available on YouTube. आप playlist check करिए थोड़ा channel का. And then from stereoisomerism and reaction mechanism, ये जो portions हैं और इसके आगे के portions अभी आने बाकी हैं, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी Chem IIT ऐप पर. और ये ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल आल्सो गेट कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स which also includes live doubt discussion sessions and live question discussion sessions as well. ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें ऐप पे मिलेंगी. आप ऐप पर जाइए और उसमें स्टोर सेक्शन चेक करिएगा, and there you will get to see these chapters. So fine, let us begin with a new chapter, ideal gases. I hope आपको ये शुरू के 2 चैप्टर्स मेरे साथ कर मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी. कुछ बहुत ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट तो था नहीं उन 2 चैप्टर्स में, बट एक पढ़ने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हाँ यार, इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री को आगे पढ़ना है. अब ये जो चैप्टर है यहाँ से थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे आने. शुरुआती पोर्शन इस चैप्टर का भी थोड़ा इजी ही है, बट जो रियल गैसेस वाला सेक्शन आएगा वहां से थोड़े कंसेप्चुअल चीजें आपको दिखने लगेंगी कि हाँ यार थोड़ा डीप हो रहा है. ठीक है, और आइडियल गैस के बारे में बता दूं आपको ये चैप्टर कैसा है. तो ये चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है. ठीक है, ये चैप्टर जो है इसमें थ्योरी जो है वेरी लेस, बहुत ही कम थ्योरी है, एकदम लिमिटेड सी थ्योरी है. मतलब ये ऐसी थ्योरी है जो आप बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगी, आपको समझने में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा. बट जो मेन चीज़ है वो है इसके क्वेश्चंस. इसके क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. और मेरा जो लेक्चर रहेगा वो भी कुछ इस तरह से रहेगा कि हम उसमें थ्योरी थोड़ा सा, हाँ जितना थ्योरी है उतना करेंगे, बट थ्योरी करके छोड़ देना बेवकूफ़ी है इस चैप्टर में, क्योंकि थ्योरी बहुत आसान है, इसकी समझ में आ जाती है, खासकर मैं आइडियल गैस की बात करूँ तो. ठीक है, बट उसको जब क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है तो वहाँ बच्चों को थोड़ी समस्या जाती है. और अगर अभी आप गैसेस को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं तो आगे के चैप्टर्स भी आपको परेशान कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आइडियल गैसेस. तो ये चैप्टर मैं शुरू करूंगा विथ सम कंटेनर्स. मैं कंटेनर्स के साथ थोड़ा ये चैप्टर शुरू करूंगा. ठीक है, तो क्या सर कंटेनर्स कैसे? देखो, सबसे पहले कंटेनर्स आपको मिलेंगे फिलहाल तो मानिए 2 तरीके के. अभी पिस्टन की बात नहीं कर रहा मैं, ये पिस्टन होता है, दिस इज कॉल्ड पिस्टन, जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, फिक्स भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है सीन कैसा है. तो अभी मैं थोड़ा कंटेनर की बात करता हूँ. तो ये जो कंटेनर है हम इस चैप्टर में एज्यूम करेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि ये जो कंटेनर है ये कंडक्टिंग है. ये कंडक्टिंग है. कंडक्टिंग का मतलब ये होता है, कभी भी कंडक्टिंग कंटेनर है इसका मतलब हीट अंदर बाहर फ्लो हो रही है. और हम आइडियली ये मानते हैं कि जब हीट अंदर बाहर फ्लो हो सकती है तो जो बाहर का टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है वही अंदर का टेम्परेचर है. इसमें ना बाहर और अंदर में बहुत परेशानी होती है इस चैप्टर में बच्चों को.
प्रेशर दिया है, सर वो बाहर का प्रेशर है कि अंदर का प्रेशर है, ये वाली बड़ी समस्या रहती है। तो ये सब चीजें शुरू में डिस्कस कर लेते हैं, कंटेनर में प्रेशर क्या होता है, किस तरह से डिफाइंड है, देन पिस्टन कैसे कैसे हैं, मूवेबल पिस्टन है तो क्या मतलब है, ये सब चीजें थोड़ा शुरू में डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो कंडक्टिंग का मतलब ये है कि अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये बॉटल है, अब ये वॉल्स जो है ये कंडक्टिंग ही तो है, हीट अंदर से बाहर, अगर आप गर्म पानी इसमें रखोगे तो वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठंडा पानी रखोगे वो भी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर सेम है। हाँ, अब आप बोल सकते हो सर जब शुरू में रखे थे तब तो वो ठंडा था, बट फिर कोई सेंस नहीं बनता ना, ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चंस हो पाएंगे, फिर तो किसी के लिए कुछ भी टेम्परेचर हो जाएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो आपको हमेशा मानना है कि ये कंडक्टिंग वेसल जब है तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ठीक है। तो एज्यूम कर लीजिएगा that thermal equilibrium is maintained, that thermal equilibrium is maintained, ये आपको एज्यूम करना होगा। एक और कंटेनर होता है, ये तो कंडक्टिंग हुआ, एक और कंटेनर होता है जिसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हीट का फ्लो नहीं पढ़ना है हमको। इस चैप्टर में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा हमको गौर करना है, ज़्यादा हीट के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तो ये जो कंटेनर है, दूसरा कंटेनर, दैट इज एडियाबैटिक कंटेनर, एडियाबैटिक कंटेनर या फिर इंसुलेटेड कंटेनर, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन होगा थर्मोडायनेमिक्स में। कंडक्टिंग का एक और नाम होता है डायथर्मिक, ये भी लिख सकते हैं आप, डायथर्मिक। ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हीट जो है अंदर बाहर फ्लो नहीं हो सकती, और हीट को थर्मोडायनेमिक्स में Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें Q 0 है, मतलब हीट ना अंदर से बाहर जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है। और अभी इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, अभी सिर्फ इस पे फोकस करिए इस चैप्टर में, ये वी विल डू इन थर्मोडायनेमिक्स, ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल इन अवर ऐप। तो कंटेनर तो ये हुआ। दूसरी चीज पिस्टन की बात करता हूं मैं, पिस्टन। अब ये जो पिस्टन है, इसको कभी कभी लिखा रहेगा क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे, अब आपको लगेगा अरे सर अभी क्वेश्चन, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अरे अभी कुछ टर्म्स बता रहे हैं ना, कंटेनर कैसा यूज करेंगे, क्या पिस्टन है, वो सब चीजें बता रहे हैं, तो थोड़ा देखते जाओ, थोड़ा सा इसी ऑर्डर से चलिए तो मजा आएगा। पिस्टन है पहला, एक हो सकता है रिजिड, रिजिड या फिर फिक्स्ड पिस्टन, रिजिड वेसल लिखा रहेगा या फिक्स्ड पिस्टन लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका कंटेनर है उसका पिस्टन मूव नहीं कर सकता, उसका पिस्टन मूव नहीं कर सकता, पिस्टन इतना ही है, पिस्टन इतना ही है। और जब भी पिस्टन मूव नहीं कर सकता, पिस्टन को मान लो आपने किसी तरह से फिक्स कर दिया है, मूव नहीं कर सकता मतलब आपने यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि पिस्टन फिक्स हो गया है, मूव नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहती है, ये तो समझ आ ही रहा है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के साथ साथ ये जो प्रेशर है, समझिए प्रेशर, इसमें बात को समझिएगा। बाहर का प्रेशर आप जानते हैं, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर होता है, ये आपको मैंने नॉर्मल आइडियल गैसेस में, सॉरी जब मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो भी आपको ये सब छोटी मोटी बातें बताई हैं। तो यहां पर मानिए बाहर का प्रेशर है 1 atm, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm, ठीक है, और अंदर का प्रेशर है यहां पर सपोज करो 3 atm, 3 atm अंदर का प्रेशर है। जब भी आपके पास ऐसा फिक्स रिजिड वेसल है, तो अगर आपने बाहर का प्रेशर कर दिया 5 atm, मान लो सपोज करो आपने प्रेशर बाहर का बढ़ा दिया 5 atm कर दिया, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से अगर ये पिस्टन फिक्स है बोल दिया गया, मतलब वो स्ट्रॉन्ग इनफ है, नॉट इट विल नॉट गेट ब्रोकन, ठीक है, कि बाहर का प्रेशर बढ़ा रहे तो वो टूटेगा नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है, आपको ऐसा मानना है कि इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो ब्रेक नहीं होगा।
तो इस बाहर के प्रेशर का इस गैस के प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, आप हीट करोगे गैस का प्रेशर बढ़ेगा, हीट करोगे गैस का प्रेशर बढ़ेगा, बट इस बाहर के प्रेशर का इस अंदर के प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका कंटेनर रिजिड है तो। ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एंड, ये भी पॉइंट लिखें, एंड देयर इज नो effect of P external on pressure of gas। हाँ, अब वो बात अलग है कि पिस्टन टूट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सब तो फालतू के सिनारियोज हैं जो आप अपने मन में बनाते हैं। आइडियली वैसी बातें नहीं होती यहाँ पर। तो ये रिजिड हुआ। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा है मूवेबल पिस्टन। तो कभी भी मूवेबल पिस्टन की बात है, इसका मतलब कि ये मूवेबल है ही इसलिए कि ये बाहर के प्रेशर के अकॉर्डिंग गैस के प्रेशर को वेरी कराएगा। समझ रहे हैं? बाहर के प्रेशर के अकॉर्डिंग गैस के प्रेशर को वेरी कराएगा। यस, तो मतलब कभी भी मूवेबल पिस्टन है तो P external is assumed to be P gas। मतलब जो बाहर का प्रेशर है वो अंदर का प्रेशर होगा, अगर अंदर का प्रेशर डिफाइंड है तो। आगे चल के हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, उसमें क्या है, बीच के कुछ पॉइंट्स में प्रेशर डिफाइंड ही नहीं रहता, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। बात करूंगा अभी आगे उसकी। फिलहाल बस आप जितना प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग है ना अभी, उसी अंडरस्टैंडिंग से आपको ये सब बातें थोड़ी थोड़ी समझ आएंगी, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। तो P एक्सटर्नल इज एज्यूम टू बी P गैस। इसका मतलब ऐसा है कि ये अपने पास मूवेबल पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है। तो मान लो ये 2 ATM है, और अगर ये स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है मूवेबल, मूव कर सकता है बट रुका हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये रुका हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बाहर का प्रेशर भी 2 ATM है। तो कभी भी मूवेबल पिस्टन हो तो अंदर का प्रेशर क्या है, बाहर का प्रेशर क्या है, ये सब कंफ्यूजन मत लाना मन में, बिकॉज जो अंदर का प्रेशर होगा वही बाहर का प्रेशर होगा, अगर ये आपका इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इक्विलिब्रियम यहाँ बोलने का मतलब है कि ये स्टैटिक स्टेट में आ चुका है। ये मूवेबल पिस्टन है, लेकिन अगर ये स्टैटिक स्टेट में आ चुका है, इसका मतलब अंदर बाहर का प्रेशर बराबर हो गया है। अब मान लो मैं बाहर का प्रेशर कम कर देता हूँ, बाहर का प्रेशर कम करूंगा तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया। बहुत सिंपल से समझ आ रहा है। बाहर का प्रेशर मैंने मान लो थोड़ा कम कर दिया तो अंदर 2 ATM हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि P एक्सटर्नल और P गैस तो सेम होती है। तो आप बोलोगे नहीं सर देखो ना, जब मैंने बाहर का प्रेशर कम किया, जैसे ही मैंने 1 ATM किया तो देखो अभी तो ये 2 ATM है, तो अंदर का और बाहर का जो है वो अलग अलग है। ऐसी फालतू बातें मत करना, क्योंकि जब आपने 1 ATM किया ना तो ये इधर एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आई, बाहर कम अंदर ज्यादा, ये पुश किया, एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। और ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मैं आपको बता दूं ये बात, ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर डिफाइंड ही नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसा इरिवर्सिबल सा एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो ड्यूरिंग दैट एक्सपेंशन हम कहते हैं कि प्रेशर हमको बीच में नहीं पता कितना है। हाँ, जब वो 1 ATM पे जाके रुकेगा तब हम बोलेंगे अब 1 ATM है। बहुत बारीक पॉइंट्स हैं ये, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं डिफाइंड होता है प्रेशर, और ये बातें आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत हेल्प करेंगी अगर आप अभी समझते हैं थोड़ा। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ये मान लो 2 ATM है अभी अंदर का प्रेशर, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और बाहर भी 2 ATM है। शुरू में तो बाहर भी 2 ATM है, अंदर भी 2 ATM है। फिर मैंने क्या किया, इस प्रेशर को कम किया, इसको 1 ATM का किया, तो ये फटाक ऐसा करके क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा।
एक्सपेंशन शुरू होगा, और मान लो ये एक्सपैंड होते 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 होते, क्योंकि इतना बेसिक आइडिया आपको मैंने पहले ही दिया हुआ है मोल कंसेप्ट में कि हाँ यार अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा, एक्सपेंशन करेगा, और एक्सपेंशन करके ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब अंदर का प्रेशर भी 1 atm हो गया, बाहर का प्रेशर भी 1 atm था, तो ये आकर रुक जाएगा। तो सर बीच के पॉइंट्स पे क्या हुआ होगा? बीच के पॉइंट्स पे क्या हुआ होगा? देखो ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब ये एक्सपैंड हो रहा है तो इस समय एक्चुअल में तो आप हाँ सोचने के लिए सोच सकते हो आप कि ठीक है ये 2 था तो 2 से 1.9 हुआ होगा, फिर 1.8 हुआ होगा, 1.7 हुआ होगा, सोचने के लिए तो आप ऐसा सोच सकते हो, बट ये टेक्निकली बहुत करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब एक्सपेंशन हो रहा होता है तब प्रेशर डिफाइंड नहीं होता, उन बीच के पॉइंट्स में प्रेशर डिफाइन नहीं होता। क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जब भी हम बोलते हैं कि ये कंटेनर, जब भी हम बोलते हैं ना कि ये कंटेनर का प्रेशर 1 atm है, तो एक्चुअली में उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस कंटेनर का एक छोटा सा सेगमेंट भी ले लूं, एक छोटा सा सेगमेंट, मान लो ये सेगमेंट को कंटेनर से मैंने अलग कर लिया, तो इसका भी प्रेशर, इस कंटेनर, इस सेगमेंट में भी जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। ये मतलब होता है इसका। एक छोटा से छोटा जो भी एक हाइपोथेटिकल पॉइंट, आप एक पॉइंट भी इमेजिन कर सकते हो, कोई भी एक छोटा सा स्पेस, छोटा सा वॉल्यूम अगर भी आप लेते हो, तो इस पे भी प्रेशर क्या होगा? 1 atm होगा। और बेटा ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जी हाँ, जब गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरी तरह से, आप उसको इनफ टाइम दो टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। देखो ये जो बातें हैं ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, यही काम आएंगी आपको। आइडियल गैसेस उठाकर सीधे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से धड़ाधड़ 5-6 क्वेश्चन बना लिए, खुश हो गए, कुछ नहीं होगा, पल भर की खुशी है वो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। नहीं पता होता बहुत लोगों को, बोल देते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल से अनाड़ी को भी पता होगा, एकदम डे टू डे लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, वो तो बहुत बड़ी चीज अब तो है नहीं वो, है ना। बट जिस तरह से हम प्रेशर को बोल रहे हैं, क्या मतलब होता है इस पिस्टन का, इसका क्या मतलब होता है, रिजिड का क्या मतलब होता है, ये बीच के केसेस में क्या हुआ, प्रेशर डिफाइंड क्या है, कब नहीं है, ये सब बातें टेक्निकल हैं, इसको समझिएगा। और मेरे को नहीं लगता आइडियल गैसेस आपको कोई भी इस तरह से शुरू करता होगा। जनरली या तो कुछ ग्राफ व्राफ से शुरू हो जाता है, या फिर सीधे आइडियल गैस इक्वेशन उठा के 4-6 न्यूमेरिकल बना लेते हैं। हम करेंगे न्यूमेरिकल आइडियल गैस के, और बहुत आसान वाले नहीं करेंगे, थोड़े अच्छे करेंगे, ठीक है, थोड़े अच्छे करेंगे, आप देखिएगा जब कराएंगे तो। लेकिन पहले इन बातों में अच्छे से समझिए, गहराई से समझिए, इनसे बोर नहीं होना कि अरे यार ठीक है पता है नहीं, ऐसे नहीं। प्रोसेस को फॉलो करो, देखना आपको पक्का आप अच्छा करेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं ऐसा 1 atm, यहां पर एक छोटा सा कोई भी सेगमेंट ले लो 1 atm रहेगा। लेकिन क्या हो रहा होता है ना कि आप सोचो जब वो एक्सपेंशन हो रहा है फटाक से, ऐसे फटाक से एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस बीच में कुछ ऐसा सीन होगा अंदर, यहां पर कुछ ऐसा सीन होगा कि ये जब एक्सपैंड हो रहा है, अभी तो चलो मैं मान रहा हूं जब 2 atm हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं 2 atm, तो मान लो बाय डिफॉल्ट हम मान रहे हैं कि पूरी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है। और अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन भी लेता हूं, तो वो उतना ही 2 atm का प्रेशर वहां पर एग्जर्ट कर रहा होगा। अब जब ये एक्सपेंड हुआ होगा बेटा, तो सोचो जब ये एक्सपेंड हुआ तो मैंने पिस्टन को थोड़ा ऊपर किया, तो एकदम फटाक से एक्सपैंड हुआ ना, ये एकदम ऐसे एक्सपैंड हुआ। तो आप उस इंस्टेंटेनियस पॉइंट को सोचो, जब ये एक्सपैंड हुआ तो क्या आपको नहीं समझ आ रहा कि नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े ज्यादा होंगे और ऊपर, क्योंकि वो रुक तो नहीं रहा है टू गिव इनफ टाइम फॉर यूनिफॉर्मिटी टू बी मेंटेन्ड। वो टाइम तो नहीं दे रहा है, वो तो बस ऊपर जा रहा है। इट इज नॉट गिविंग इनफ टाइम for uniformity to be maintained, and therefore between these two points, at these points
pressure is not defined. So when I say बाहर का प्रेशर 1 atm है और मूवेबल पिस्टन है, यू एज्यूम दैट अंदर का भी प्रेशर 1 atm है। अगर आपको बताने कोई कह रहा है कि अंदर का क्या है, तो आई होप आपको प्रेशर कैसे डिफाइंड है, क्या है, वो आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, प्रेशर की बात कर रहा हूं, मान लो कि ये एक कंटेनर है, 2 बल्ब्स को मैंने कनेक्ट किया, यहां पर प्रेशर सपोज करो कुछ x atm है, ये अलग अलग है, अभी वॉल्व लगा हुआ है, इधर प्रेशर y atm है, ऐसा ऐसा। अब अभी तो फिलहाल जब यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है तो ये एक अलग सिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम है ना। जब वॉल्व लगा हुआ है तो वो एक अलग सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जब मैं इस वॉल्व को हटा दूंगा, तो हाँ, प्रेशर कैसे निकालना है वो सब बात की बात है, अभी प्रेशर को समझो। जब मैं वॉल्व को निकाल दूंगा और मैं पूछूंगा बताओ कि किसमें कितना प्रेशर होगा, तो अभी फिलहाल डेटा इनसफिशिएंट है, टेम्परेचर नहीं पता है, मोल्स नहीं पता है, तो हम अभी वैल्यू नहीं बता पाएंगे। बट एक बात बताएंगे कि हाँ, जब भी ये एक सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है, नाउ इट इज कंप्लीटली वन सिस्टम, तो इसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। ऐसा नहीं कि इधर x एटीएम है, इधर y एटीएम है, या इधर छोटा है ये और इधर ये बड़ा है, तो आप बोल दो नहीं सर ये तो छोटा है तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं। छोटा है तो प्रेशर उतना ही होगा। क्यों उतना ही होगा देखेंगे अभी आगे। एक्चुअली मोल्स वहां पर कम रहेंगे गैस के। फिर मतलब आप ये समझिए, गैसेस अगर एक सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम हो जाए, यूनिफॉर्मिटी शुड बी मेंटेन। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम pressure should be same, ठीक है। तो ये बातें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द गैस लॉस। अब गैस लॉस शुरू करते हैं। एंड आई होप यू हैव बेसिक आइडिया ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सीख लो कहीं से कि y = mx+c एक स्ट्रेट लाइन होता है, फिर log का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें आई होप अभी अगर आप 11th वाले बच्चे भी हैं तो फिजिक्स में आप बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, आपने उसमें पढ़ ली होगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द लीनियर इक्वेशन का ग्राफ और समथिंग लाइक दैट, लॉगरिदमिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ही ये सब काम आता है इसमें, ठीक है। आई होप आपने वो बेसिक मैथ्स में पढ़ लिया होगा। चलिए, सो नाउ गैस लॉस। तो गैस लॉस की बात करें तो ये थोड़े से अभी आपको आउटडेटेड लगेंगे और आपको लगेंगे अरे यार ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, ये क्या लॉ हुआ। अभी आपको ऑब्वियस लग रहा है लेकिन जब उस समय जब ना तो मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी थी, एटम्स के बारे में भी जानकारी नहीं थी, उस समय ये लॉज आए थे, तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो पहला गैस लॉ है बॉयल्स लॉ, द वेरी फेमस बॉयल्स लॉ। ये क्या कहता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। तो इट सेज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आपको ये चीज़ कैसे समझना है, इस तरह से मत समझो कि बाहर से अगर कोई कंटेनर को दबा देगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी ना, तो देखो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गई, ऐसे मत समझो अभी फिलहाल, ठीक। आप कैसे समझो, आप ऐसे समझो। लुक एट दिस, कि जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे ये, सो अगर आपके पास यहाँ पर 1 atm का प्रेशर है तो बाहर भी कैसा प्रेशर है, 1 atm का प्रेशर। 1 atm का प्रेशर है। आपने इसको ना एक बड़े से कंटेनर के अंदर इसको रखा हुआ है, ऐसे मान लो इस बड़े से कंटेनर के अंदर आपने रखा हुआ है। एंड नाउ अब आपने क्या किया, यहाँ पर हल्का होल किया और यहाँ से और गैस डाले। तो यहाँ से गैस डालने से क्या हुआ बेटा,
जब आपने यहां से गैस डाला तो एक्चुअली ये जो आपका कंटेनर दिख रहा है जो कि इस बड़े से कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो इस छोटे कंटेनर का जो एटमॉस्फेयर है या जो सराउंडिंग है वो इसके बाहर का नहीं है, वो यहीं का सराउंडिंग है। बिकॉज इस पिस्टन पर जो इन्फ्लुएंस होगा वो इसी सराउंडिंग का होगा, है ना, इसी सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस होगा इसके बाहर। क्योंकि देखो बेटा ये कौन सा वेसल हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं ये कौन सा वेसल हो गया, अब ये हो गया रिजिड वेसल, क्योंकि ये तो मूवेबल है नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रिजिड वेसल्स होते हैं उनका बाहर से अंदर का कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता। तो अब जब आप यहां से बेटा गैस भरोगे अंदर तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इंक्रीजिंग द गैस कंटेंट ऑफ दिस बड़ा कंटेनर, दैट विल इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, that will increase the external pressure, and if external pressure is increased that means अब भाई बाहर का प्रेशर बढ़ रहा है, मूवेबल पिस्टन है, इसका काम ही वो है कि जितना बाहर का प्रेशर हुआ, मान लो अगर ये 1.2 प्रेशर हुआ, हाँ डोंट कीप ऑन चेंजिंग द बाहर का प्रेशर, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे यार अंदर नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, वो रुक ही नहीं पाएगा। अगर आप बदलते रहोगे बदलते रहोगे बदलते रहोगे, यू हैव टू पुट अ प्रेशर एंड देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम so that this container, this piston attains that TD state, you can say the static state, वो इक्विलिब्रियम पर आना चाहिए। तो जब आप यहाँ गैस डाल रहे हैं बाहर का प्रेशर बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा। क्यों अंदर की तरफ आ रहा है, सो दैट इसका भी प्रेशर बढ़ जाए, इसका भी प्रेशर बढ़ जाए, ये भी 1.2 ATM हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, दो एंगल से समझ सकते हो। एक तो समझ सकते हो देखो बाहर का प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम इसका कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, इनवर्स रिलेशन। दूसरी चीज, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर तो सेम है क्योंकि मूवेबल पिस्टन की बात ही हो रही है। और ये जो बॉयल्स लॉ है डिफाइंड ही तब है जब आपके पास कैसा पिस्टन वाला कंटेनर हो, मूवेबल वाला कंटेनर हो, तभी डिफाइंड है भाई, तभी डिफाइंड है, अदरवाइज कुछ बोल ही नहीं पाओगे आप। नहीं तो प्रेशर चेंज करके क्या कर लोगे, अगर रिजिड वेसल है तो वॉल्यूम ही नहीं चेंज होनी ना। जी हाँ, तो रिलेशन समझ आ गया। अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि ठीक है सर, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, 1600s की बात है ये बॉयल्स लॉ। तो फिर इसके बाद कुछ 1700s में शायद चार्ल्स लॉ आया था, एग्जैक्ट डेट नहीं आता मुझे। बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ आया था जहाँ वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन को बताया गया। देन आफ्टर एवोगैड्रोस लॉ आया, फिर आइडियल गैस इक्वेशन आई। तो आइडियल गैस इक्वेशन कुछ लोगों का मानना होता है इन्हीं लॉज को जोड़ दो आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हो गया, नहीं इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं डिराइव हुआ, वो इक्वेशन बाद में आई, समझाएंगे कैसे आया क्या आया, अभी पहले ध्यान से देखते जाइए। तो ये बॉयल्स लॉ हुआ, इसके कुछ छुटपुट ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ्स हम जब तीनों लॉज इकट्ठे पढ़ लेंगे उसके बाद बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप उसको थोड़ा बहुत मैथमेटिकली ऊपर नीचे कर लो। इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय v and then PV is equals to constant, and if PV is equals to constant that means P1 V1 is equals to P2 V2। ये बस तोतों की तरह रट मत लेना, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, लेकिन इस तरह से चेंज होता है कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। चलिए दूसरे लॉ पे आते हैं। देन आफ्टर दिस वी हैव द सेकेंड लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। तो जो चार्ल्स लॉ है, आप एग्जैक्ट डेट देखना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा, कुछ 1700 के आसपास इसका डेट है। सो चार्ल्स लॉ है, इट सेज इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इसके बीच का रिलेशन है। एंड देन अगेन देखो क्या बोला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी बात समझना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेशर तो किस तरह से सोचना है, प्रेशर किस तरह से सोचना है, प्रेशर को वॉल्यूम बढ़ाए टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर बढ़ाए वॉल्यूम बढ़ गया। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपने यूज करना है मूवेबल कंटेनर, आपने यूज करना है मूवेबल कंटेनर। यहाँ पर आपका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T था, टेम्परेचर T था, वॉल्यूम V है। अब आपने क्या किया
कि आपने यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया। अब आप जैसे सोचना है सोच लो फिलहाल कि हाँ मॉलिक्यूल्स टकरा गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट फाइनली ये समझना है कि टेम्परेचर बढ़ा है, ये वॉल्यूम बढ़ गया। अभी आपको बहुत अच्छा लगता है ना सोच के, समझ में भी आ जाता है, हाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो तेज़ी से बॉम्बार्ड करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अभी बहुत अच्छा लगता है सुन के समझ के, बट अब आप ऐसा सीन सोचो जब आपको एटम्स ही ना पता हो कि कुछ एटम्स भी होता है, कुछ मॉलिक्यूल भी होता है, ऐसी दुनिया में आप हो। या फिर बोलो तो एक 4 साल के बच्चे को मैं ये समझा रहा हूँ कि टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, उसको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो उस समय के लिए बड़ी बात थी, उस समय के लिए बड़ी बात थी। तो जब टेम्परेचर बढ़ा है तो ये एक्सपैंड हुआ। तो ये क्यों एक्सपैंड हो रहा होगा? बिकॉज प्रेशर मेंटेन करना चाह रहा होगा। देखो यहां पर बाहर का प्रेशर 1 atm है एंड वी आर नॉट चेंजिंग बाहर का प्रेशर, तो बाहर का प्रेशर चेंज नहीं कर रहे। अब ये कंटेनर है, अब ये कंटेनर है, अंदर का प्रेशर अभी भी 1 atm है, मानना ही पड़ेगा 1 atm है क्योंकि मूवेबल पिस्टन है और रुका हुआ है। वो ऐसा कोई मूव कर रहा होता है और बीच में तो नहीं बोलेंगे हम प्रेशर, तो रुका हुआ है, मानना पड़ेगा। तो 1 atm है, 1 atm है तो रुका हुआ है। हीट दिया आपने, हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो अंदर का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। क्यों बढ़ेगा? फील नहीं हो रहा? हो रहा होगा, बढ़ने लग जाएगा प्रेशर। वो भी रिलेशन पढ़ेंगे हम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अभी आपको एटम्स मॉलिक्यूल्स की नॉलेज है तो आपके लिए ऑब्वियस है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। बट मान लो ये प्रेशर बढ़कर 1.1 atm हो गया, लेकिन किसी भी पॉइंट पर वो हुआ नहीं है 1.1 atm। तो ऐसे सोचना है, जैसे ही होने वाला था प्रेशर, जैसे ही बढ़ने वाला था, ये तुरंत एक्सपैंड हो गया, ये तुरंत एक्सपैंड हो गया। फिर और हीट कर रहे हो, प्रेशर जैसे ही थोड़ा और बढ़ने वाला था, अंदर का बढ़ जाता, प्रेशर बढ़ जाता तो एक्सपैंड हो गया। तो क्या हो रहा है? एक्सपैंड होने से प्रेशर जितना बढ़ना चाहिए था, एक्सपैंड होने से प्रेशर बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हो तो कंपनसेट हो जा रहा है वो इफेक्ट। समझ रहे हैं? वो इफेक्ट क्या हो जा रहा है? वो इफेक्ट कंपनसेट हो जा रहा है, क्योंकि आपने पीछे देखा दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वो इफेक्ट कंपनसेट हो जा रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो ये चार्ल्स लॉ हुआ। कुछ और बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा। ये ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी, कहाँ से आया था, और इससे केल्विन स्केल किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी बताऊंगा। पहले ये कुछ टाइम पास चीज़ें लिख लो। V इज इक्वल्स टू के टी एंड देन V बाई टी इज इक्वल्स टू के। तो इसका मतलब ये है कि आप V चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन्ड है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब बाहर का प्रेशर आप नहीं बदल रहे हो, ठीक है, तो वो चेंज होगा। बट जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये लो, ये मैं आपको टपोरी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। V1 V बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। फिर से बोलो, तोतो की तरह ये सब रटना मत भाई, समझ थोड़ा सा कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी वो सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके पीछे ना आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ मैं कि क्या ऑब्जर्वेशन रही थी चार्ल्स की कि वो इस कॉन्क्लूजन पर आया। और आपने एक ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा इसका, वी टी इज इक्वल्स टू, ये देखा होगा आपने, आपको बुक्स में मिल जाएगा, इवन शायद एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा लिखा हुआ ऐसा कुछ एक्सप्रेशन। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक थोड़ा सा बताता हूँ। 1 बाई दिस इंटू वी नॉट इंटू टी, ऐसा कुछ है ना, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो समझो, ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स, इसको समझते हैं। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन था? चार्ल्स की बात कर रहा हूं मैं। So he observed a weird phenomena about the gases. He just took some gas and then he measured the volume of the gas at different temperatures.
and he just got some interesting results. What were those? Just putting forward in front of you. His observation was that at 0 degree Celsius, a gas had volume of 273 ml. Sir, why 273 only? मान लो ना यार 273 ml वॉल्यूम थी, हाँ मैं मान रहा हूँ कि बाहर का प्रेशर 1 atm प्रेशर है, बिकॉज प्रेशर जो रहेगा वो तो फिक्स ही रहना चाहिए और एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, गैस ज़्यादा रखोगे तो उससे वॉल्यूम चेंज होगा। एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस लिया उसने और बाहर का प्रेशर फिक्स रखा और उसके बाद उसने देखा कि क्योंकि ये जो है ना तो कांस्टेंट प्रेशर है और साथ ही साथ ना अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है ना, अमाउंट ऑफ गैस भी अगर आप चेंज करोगे तब तो प्रेशर चेंज हो जाता है, तो अमाउंट ऑफ गैस भी यहाँ पर कांस्टेंट है। ये भाई मान लीजिएगा आप, इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और पहले वाले जो लॉ हमने पढ़ा ना, बॉयल्स लॉ कहा गया, ये बॉयल्स लॉ, इसमें भी कांस्टेंट टेम्परेचर तो है ही और अमाउंट ऑफ गैस यहाँ भी कांस्टेंट ही है। ठीक है। सो हिज ऑब्जर्वेशन वाज दैट कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 ml था, देन देखा इसने कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 274 ml हुआ, बहुत मजा आ रहा था। देन उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस पर ये 275 ml हुआ और इसी तरह से जब इसने 10 डिग्री सेल्सियस पर मेजर किया, 10 डिग्री सेल्सियस पर, सो ये था 283 ml, दिस वाज 283 ml, ये 283 ml था। बढ़िया था ऑब्जर्वेशन कि हाँ यार 1 डिग्री बढ़ाने पर 1 ml बढ़ रहा है, 1 ml बढ़ रहा है। लेकिन फिर आगे चल के ये समझ आ रहा है, देखो कि जब वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, मतलब 546 ml हो गया, 546 ml, 546 ml, तो फिर जब 1 डिग्री बढ़ाए ना तो वॉल्यूम जो हो जा रहा है वो आ जा रहा है 548 ml। अरे, और उसके बाद फिर 2 डिग्री बढ़ाने पर 550 ml और इसी तरह से बढ़ते 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 ये हो जा रहा है 566 ml। मतलब देखो, जब आपके पास एक कम वॉल्यूम है, जब कम वॉल्यूम है तो क्या हो रहा है कि 1 डिग्री बढ़ाने पर 1 ml बढ़ रहा है, लेकिन जब वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है तब 1 डिग्री बढ़ाने पर 2 ml बढ़ रहा है। यह ऑब्जर्वेशन काफ़ी वियर्ड था उस समय, तो काफ़ी वियर्ड था ये ऑब्जर्वेशन कि कैसे हो रहा है ये। बट जब आप अभी रियल गैस पढ़ लेंगे उसके बाद ना आपको ये ठीक ठाक से आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इस वजह से हो रहा होगा। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, आप ऐसे समझिए कि नॉर्मली जो आइडियल गैस होता है, जो मैंने आपको पहले बताया मोल कंसेप्ट में आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस को डिराइव करते वक्त हमने माना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बट यहाँ तो ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि गैसेस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर गैस लिक्विफाई तो होती है, हर गैस लिक्विफाई होती है। और अगर गैस लिक्विफाई हो रही है इसका मतलब ये है कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यस, अगर वो लिक्विफाई हो रही है इसका मतलब ये है कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब आइडियल गैस की बात होती है, जो आइडियल गैस इक्वेशन बनता है वो बनता है ये मानकर कि गैसेस के बीच में कोई भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है ऐसा माना जाता है, बट एक्चुअली में तो होता है और वो यहाँ से भी समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चार्ल्स लॉ या फिर बॉयल्स लॉ को जोड़ देने से आइडियल गैस इक्वेशन बन गया। वो मैथमेटिकली देखने में ठीक लगता है बट एक्चुअली में ऐसा नहीं बना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अट्रैक्शन के बेसिस में आपको समझाऊं तो एक बात आपके मन में अभी डालना चाहता हूँ कि जब वॉल्यूम थोड़ा कम होता है या वॉल्यूम जब बहुत बढ़ने लगता है तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जाने लगते हैं, और जब वो दूर दूर जाने लगेंगे तो जो अट्रैक्शन था मॉलिक्यूल्स के बीच का, क्योंकि आप जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पढ़े होंगे सभी को आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पढ़ के ही आना भाई, तभी ये चैप्टर थोड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है,
पढ़ के ही आना, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, देन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, एच बॉन्डिंग, ये सब थोड़ा सा पढ़ के आना, तब ये चैप्टर ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑल्दो उतना काम नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़ा पढ़े हुए हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने वहां पर ये भी सुना है कि हीलियम हीलियम के बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। तो और सभी जो अट्रैक्शंस हैं, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, वो डिस्टेंस के साथ क्या होते हैं, डिस्टेंस के साथ वो ढीले पड़ते जाते हैं। तो वैसे यहाँ हो रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए वो ढीले पड़ते जा रहे हैं। हाँ, तो ढीले पड़ रहे हैं, इसका मतलब अब टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो रहा है। समझ आया? अब टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो रहा है। शुरू में 1 डिग्री बढ़ा रहे थे, सिर्फ वो 1 ml ही फैल रहा था, लेकिन जब वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तब 1 डिग्री बढ़ाने पर अब वो 2 ml फैल रहा है। फिर वॉल्यूम और ज्यादा हो जाएगा तो 1 डिग्री बढ़ाने पर 3 ml फैलेगा। हाँ, तो कुछ ऐसी बात है। सर why 273 ओनली? वी डोंट हैव एनी आंसर टू दैट कि why 273 ओनली। वो ऑब्जर्वेशन था, वो नंबर है, आप उसको बस इस तरह से लिखें। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसको मैं अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहूं तो ये मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 times its volume at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius per degree Celsius rise in temperature। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, वो जो मैंने पीछे एक्सप्रेशन लिखा था उसी से, that Vt is equals to V नॉट प्लस नहीं लगाया था क्या, पीछे लगाया था, ठीक है, V नॉट प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ V नॉट इंटू T डिग्री सेल्सियस। T यहाँ टेम्परेचर है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझिए, बस इसी ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली लिख दिया गया है। तो V नॉट क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए, सॉरी नॉट टेम्परेचर, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ है 273 केल्विन। तो जब 1 डिग्री आपने बढ़ाया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो 1 डिग्री बढ़ा तो ये कितना बढ़ रहा है, देखो ये कितना बढ़ रहा है, दिस वॉज V नॉट, मतलब जो 0 पर था तो वो था 273, और आपने 1 डिग्री बढ़ाया तो क्या हुआ, V नॉट प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ V नॉट। तो V नॉट तो 273 ही था, और यहाँ पर 1, क्योंकि आपने 1 डिग्री बढ़ाया है, तो बस ठीक है। तो V नॉट प्लस 1 मतलब 1 ml वॉल्यूम बढ़ी है। बट अब यहीं पर अगर 0 डिग्री पर वो 546 ml है, समझ रहे हो, 0 डिग्री पर अगर वो 546 ml है, यहां पर अगर वो 546 ml है, तब देखो 1 डिग्री बढ़ाओगे तो V नॉट 546 प्लस ये कितना होगा, 2 होगा। तो 1 डिग्री बढ़ाने पर 2 डिग्री बढ़ेगा जब ये वॉल्यूम इतना है, तो जब ये वॉल्यूम इतना है। और ऐसा नहीं है कि सर ये यही नंबर पे क्यों आ रहा है, आप सोचो ना, ये 273 जब था तब ऐसा हुआ, तो बीच में क्या हो रहा होगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा होगा। जैसे मैं बात करूं 300 ml अगर है, मान लो 300 ml है, मान लो अगर 0 डिग्री पर 300 ml है, तो उसके हिसाब से चला लो आप, यहां पर वो रखो, यहां पर वो रखो, और उसके हिसाब से VT चला लो। तो ये इस तरह से हमेशा चलेगा, ये इस तरह से हमेशा चलेगा। हर 273 वॉल्यूम बढ़ने पर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये मैंने 1 2 करके इसीलिए समझाया, सो दैट आपको थोड़ा होल नंबर्स में ठीक से समझ में आए। थोड़ा लॉजिक भी बताया इसका क्यों हो रहा होगा, थोड़ा आपके मन में आइडियल गैस के बारे में कुछ चीज़ें मैंने डाली, रियल गैसेस के बारे में बताया कि रियल गैसेस में अट्रैक्शंस होते हैं, आइडियल गैस में नहीं होते हैं। अब इसी को बेटा जब मैथमेटिकली मैं थोड़ा और लिखूंगा तो बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, VT इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस T। यहाँ T जो है बेटा टेम्परेचर है,
T 273 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस पर है। कुछ इसी तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड दिस कैन बी रिटन एज V T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू V नॉट बाय 273 और यहाँ पर 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखा जा सकता है। एंड नाउ द टाइम हैज कम टू डिराइव to introduce a new scale of temperature that is the Kelvin scale, and this is how Kelvin scale was discovered because यहाँ पर इसको लिखना चाहता था ये कि VT is directly proportional to temperature। अब देखो ये वाली जो चीज है ये तो कांस्टेंट है, ये दिख रही है, this is constant, ये कांस्टेंट, और ये जो है ना ये एडिशन में आ रहा था तो मजा नहीं आ रहा था यार कि क्या करें यार, ये तो एडिशन है, टेम्परेचर है बट टेम्परेचर के साथ 273 ऐड हो रहा है, तो चलो इसको एक नया स्केल दे देते हैं, इसको कह देते हैं केल्विन स्केल एंड दिस इज हाउ केल्विन स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो VT इज इक्वल्स टू या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अरे यार V क्यों लिख रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड दिस T इज इन केल्विन, और ये केल्विन में है एंड केल्विन आपको पता है 273, और ये तो इसको कहा गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है इसमें हम जब आइडियल गैस कांस्टेंट जो मैंने आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है, आई होप आप पीछे से लेक्चर्स फॉलो करते हुए आ रहे हो, मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू nRT, ये जो इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें जो R की वैल्यूज है आप देखोगे, मैं सभी वैल्यूज को मैंने केल्विन के टर्म्स में आपको बताया है, याद आ रही है R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, सभी पर केल्विन के फॉर्म में है। तो एक बहुत छोटी सी बात है बट शुरुआती बच्चे जो होते हैं गलती कभी कभी कर देते हैं, आप मत करिएगा कि जो टेम्परेचर इस चैप्टर में लेंगे वो हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, इसका मतलब है कि आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में लेना है, ठीक है। यू हैव टू टेक द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, बढ़िया। तो केल्विन स्केल में आप टेम्परेचर लेंगे। अब आप एक चीज और देखें, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, चलो। तो देखो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ग्राफ बना रहा हूं बिटवीन V नॉट या VT, V at any temperature and T in degree Celsius, and suppose this is my 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ओरिजिन को मैं 0 डिग्री सेल्सियस मान के ग्राफ बना रहा हूँ। तो आप उस इक्वेशन को देखिए जो इक्वेशन हमने पीछे लिखा है, तो इक्वेशन हमने ये इक्वेशन है, उठा लीजिए इसको, VT इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो यू विल गेट टू सी दैट VT इज इक्वल्स टू V नॉट प्लस V नॉट T डिग्री सेल्सियस बाय 273, T डिग्री सेल्सियस बाय 273, आपको ये इक्वेशन देखने को मिल रहा है। अब आप ये तो समझ सकते हैं कि अगर मैं VT और T डिग्री का ग्राफ बनाऊंगा तो बहुत इजीली दिख रहा है, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट में बैठा हुआ इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज योर m, इट इज अ पॉजिटिव स्लोप यू कैन सी, and c V naught is the intercept, and obviously V naught should be the intercept क्योंकि it is actually the volume, V naught is the volume at 0 degree Celsius, it is volume at 0 degree Celsius, तो that should be the intercept। तो ग्राफ एक इंटरसेप्ट के साथ शुरू होगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ चलेगा, तो ठीक है। तो चलो मैं यहीं 0 से ही खींच देता हूँ, सपोज ये मेरा ग्राफ है एंड दिस इज सपोज 273 ml, ठीक है, मान लो ये 273 ml है, ठीक है, बढ़िया है। एंड नाउ जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये देखने को इससे मिलती है कि आप ये बताओ कि VT 0 कब होगा। सर VT 0 मतलब वॉल्यूम 0? जी हाँ, वॉल्यूम 0। वॉल्यूम 0 कैसे हो सकता है? हाइपोथेटिकली सोच लो, वॉल्यूम 0 हो सकता है अगर तो VT कहाँ 0 होगा? तो ये देखेंगे, अगर आप VT को 0 रखोगे तो यू विल गेट VT
Vt 0 होने पर you will get to see that 1 plus T डिग्री सेल्सियस बाय 273 should be 0. ये 0 हो जाएगा because V नॉट भी उधर जाके 0 हो जाएगा, नॉन 0 है V नॉट. तो you will get to see that T डिग्री सेल्सियस should be minus 273 डिग्री सेल्सियस. जी हाँ, तो ये ग्राफ को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो ये एक्चुअली इधर जाकर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर कट करेगा. तो इससे समझ ये आता है, इससे ये स्टेटमेंट बनता है कि यदि टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बोला जाए 0 केल्विन हो जाए तो वॉल्यूम 0 हो जाएगी. और किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वॉल्यूम 0 हो जाना. तो वो गैस रहेगा ही नहीं, वो गैस रहेगा ही नहीं. तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विफाई हो जाएगा. ठीक है, वो लिक्विफाई हो जाएगा. इससे पहले ही वो कभी लिक्विफाई हो जाएगा. जी हाँ, वो लिक्विफाई हो जाएगा. और मैं एक बात बता दूं, ये भी कह रहा है कि अगर वो इस टेम्परेचर पर चला गया तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, वो सब्सटेंस ही गायब हो जाएगा. अजीब सी बात है. ठीक है, और इसीलिए ये टेम्परेचर प्रोड्यूस कर पाना भी पॉसिबल नहीं है. किसी सब्सटेंस को आप ये टेम्परेचर दे दें, दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. खैर, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट फिलहाल अपन थोड़ा सिलेबस के साथ चलते हुए मैं यहीं रोकता हूँ. जस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं इसको, एंड दिस इज 0 केल्विन. ठीक है, दिस इज 0 केल्विन. और 0 केल्विन नॉर्मली अचीव नहीं हो सकता. अगर अचीव हो जाए तो वॉल्यूम 0 हो जाएगी, ऐसा मान लीजिए आप. तो 0 केल्विन से नीचे जाएगा क्या टेम्परेचर, वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगी. ये तो और भी अजीब लगता है सुन के. ठीक है, सो पॉसिबल नहीं है. तो ये आप समझिए, इस तरह से हमने चार्ल्स लॉ का यूज करके एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन किया, टेम्परेचर का एब्सोल्यूट जीरो. तीसरा लॉ है एक और, ये भी नॉर्मल सा लॉ है, प्रेशर और टेम्परेचर. अब ये बहुत ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, फटाफट समझ में आएगा. तीसरा है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. तो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, हाँ प्रेशर टेम्परेचर तो वॉल्यूम को रखना पड़ेगा कांस्टेंट. ध्यान से ना, वॉल्यूम कांस्टेंट और मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ गैस भी क्या रखना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट. ये दोनों चीजें कांस्टेंट. और देखो बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो कौन सा वेसल यूज करोगे, यहाँ एक रिजिड वेसल यूज होगा, तभी आप इसकी स्टडी कर पाओगे. एंड ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है. एंड देन P is equals to K into constant, then P1 by T1 is equals to P2 by T2. अब ये सब बहुत आराम से समझ आएगा. यहाँ भी वही रिलेशन है, P फाइनल जैसा वहाँ पर हमने वॉल्यूम के लिए जो बनाया वैसा ही यहाँ पर बन रहा है कि P एट फाइनल, फाइनल मतलब T टेम्परेचर पर, इज इक्वल्स टू P नॉट, ये भी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, प्लस 1 by 273 टाइम्स ऑफ P नॉट इंटू T डिग्री सेल्सियस. एंड देन अगेन इसी से ये आएगा कि P final is nothing but directly proportional to temperature in Kelvin scale. Same procedure. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो वॉल्यूम वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है आप वो देख लीजिए. एंड देन द फोर्थ लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ ये भी आपको रिलेशन देगा. देखो अभी तक कौन है जो वैरी नहीं किया, अभी तक कौन सा टर्म है जो वैरी नहीं किया, वो है आपके अमाउंट ऑफ गैस. तो एवोगैड्रोस लॉ में हम वो अमाउंट ऑफ गैस को वैरी करेंगे. तो मतलब ये है कि आपके पास ऐसा कहा जा रहा है कि आपका बाहर का प्रेशर 1 atm है, और सपोज करिए आपके पास ये कंटेनर है और ये मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन है, ये मूवेबल है. बाहर का प्रेशर 1 atm है, आपको बाहर का प्रेशर चेंज करना अलाउड नहीं है. अंदर गैस भरी हुई है, टेम्परेचर, एक कंडक्टिंग वेसल है मान लीजिए, बट टेम्परेचर भी चेंज करना अलाउड नहीं है. टेम्परेचर भी चेंज करना अलाउड नहीं है. ठीक है,
तो ये मूवेबल पिस्टन है। तो अब बोला जा रहा है कि यार आपको वॉल्यूम बढ़ाना है गैस का, वॉल्यूम बढ़ाना है या वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है या वॉल्यूम कम करना है, तो क्या स्कोप है आपके पास, कैसे कर सकते हो? अरे एक ही तरीका है यार, यहाँ होल करो या तो गैस बाहर निकाल दो, गैस बाहर निकाल दो, होल कर दो, गैस बाहर निकाल दो। तो गैस बाहर निकलेगी तो क्या होगा, समझ आ रहा है? अंदर गैस बाहर निकल जाएगी तो थोड़ा बाहर निकालो, फिर होल को भर दो, बाहर निकालो गैस, होल को भर दो, फिर थोड़ा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए छोड़ो, गैस यूनिफॉर्मिटी तुरंत मेंटेन कर लेता है, मेंटेन करने के लिए छोड़ो तो क्या होगा? अब उस पर यूनिट वॉल्यूम को सोचो, आप उस पर यूनिट वॉल्यूम को सोचो, उस पर अब प्रेशर कम होगी ना, इसका मतलब इस कंटेनर का प्रेशर अब कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर क्या था 1 atm, तो अब क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। अब ये कंप्रेस हो जाएगा, ये अंदर की तरफ आ जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस हुआ, अंदर की तरफ आया, तो क्या बोल सकते हैं कि हाँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ये गैस के मोल्स हैं, ठीक है। सो ठीक है, इसी को कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। कांस्टेंट क्या क्या था, देखो प्रेशर भी कांस्टेंट था, प्रेशर भी कांस्टेंट था, इसीलिए मूवेबल पिस्टन यूज किया। प्रेशर भी कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, और खैर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम एंड मोल्स को हम चेंज कर रहे हैं। गैस को लीक किया, इसी तरह अगर गैस और भर देता तो क्या होता, गैस भरता तो अंदर पर यूनिट वॉल्यूम जो आप सोच रहे हैं प्रेशर बढ़ जाती, प्रेशर बढ़ जाती तो ये पुश करता, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो 1 है तो अंदर का भी 1 ही रहना चाहिए। बढ़ी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ी नहीं है, बढ़ने वाली थी कि पुश हो गया, पुश हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मोल्स बढ़ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चारों लॉज बढ़िया से समझ आ गए होंगे। और अब मैं एक छोटा सा टाइम पास करके आपको इक्वेशन, जैसे मैंने वहां बताया था PV = nRT, यहाँ भी मैं इस तरह से बता देता हूँ कि यू हैव PV = nRT। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डिराइव आगे किया गया था, बहुत आगे किया गया था इसको डिराइव, जैसे बॉयल्स लॉ 1600s के आसपास आया, फिर अपना 1700s के आसपास आया चार्ल्स लॉ, फिर 1800s के आसपास आया अपना एवोगैड्रोस लॉ, फिर शायद मिड 1800s में आपको आइडियल गैस इक्वेशन मिली थी। तो अगर इतना ही आसान होता कि तीनों लॉस को जोड़ दें तो 30-40 साल कैसे लग जाते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन आया है, और एक्चुअली इस इक्वेशन को मैं थोड़ा आपको वेरीफाई करके बताऊंगा, इट विल बी वेरीफाइड लेटर, इट विल बी वेरीफाइड लेटर, हाँ, जब हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, तब हमें इसको थोड़ा और अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे कि ये R वगैरह कहाँ से आया, ये R वगैरह कहाँ से आया, ये गैस कांस्टेंट कहाँ से आया। अभी आपको इसमें तीनों चारों लॉज जो हमने पढ़े वो छुपे हुए जरूर दिखेंगे। देखो कैसे, कि अगर मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, R इज गैस कांस्टेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द गैस कांस्टेंट इन मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर। तो N और T कांस्टेंट है, देखो PV कांस्टेंट आ गया बॉयल्स लॉ। अब इसी तरह से अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर N टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको, जितने भी लॉज हैं वो सभी लॉज इसमें अंदर आपको छुपे हुए दिख रहे हैं। R की वैल्यूज बता देता हूं मैं, तो R की वैल्यूज एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। याद रखिएगा, मैं कहता हूँ वैल्यूज को, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल एक वैल्यू ये है, फिर एक वैल्यू आएगी 314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू आएगी। अब देखो जूल्स कब यूज करना है, एक्चुअली लीटर ATM भी एनर्जी का यूनिट है, आप पढ़ोगे वर्क तो P डेल्टा V होता है, तो एनर्जी का यूनिट है लीटर ATM भी, जूल्स भी एनर्जी का यूनिट है। और जूल्स कब यूज करना है, कब ये यूज करना है, देखो जब क्वेश्चन में अगर आपको मैं बता दूं 1 पास्कल मीटर क्यूब इज एक्चुअली 1 जूल, ठीक है, 1 पास्कल मीटर क्यूब इज एक्चुअली 1 जूल, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो 1 पास्कल मीटर क्यूब इज एक्चुअली 1 जूल। तो अगर क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम और प्रेशर इस यूनिट्स में दिया है तब आप इस वैल्यू को यूज कर लो,
लीटर एटीएम, ज़्यादातर लीटर एटीएम में दिया रहता है, तो आप उस वैल्यू को यूज़ कर लो, ठीक है। तो और कैलोरीज वगैरह अगर आपको देखना है, एनर्जी निकालनी है, तो 2 कैलोरीज आर की वैल्यू है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ठीक है। बार्स में यूज करना है तो इट इज 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ऐसा ये वैल्यूज है। अब यहाँ से आप लीटर एटीएम और जूल्स के बीच का एक रिलेशन लिख सकते हो, देख के समझ में आ रहा है क्या रिलेशन है। तो 1 लीटर एटीएम is actually 101.3 जूल्स। ये सब नॉर्मल मैथमेटिकल फैक्चुअल बातें हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, क्या कोई समझाने का नहीं है इसमें। एंड एटीएम और बार में ज़्यादा फर्क होता नहीं है, तो इसी वजह से 1 लीटर बार और जूल्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये 101.3 था, ये एग्जैक्ट राउंड फिगर में 100 जूल्स है, ठीक है। इसी तरह से कुछ रिलेशंस हैं, आप देख सकते हैं ये। और फिर एसटीपी कंडीशंस वगैरह मैंने मोल कंसेप्ट में आपको बता दिया था, मैं फिर से बोल देता हूँ, लिख लीजिए। एसटीपी कंडीशन क्या है? एसटीपी कंडीशन मतलब व्हेन अ टेम्परेचर इज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, शायद मैंने पीछे कहीं लेक्चर में 0 केल्विन बोल दिया गलती से, तो वो अंडरस्टूड है, समझ लीजिएगा। तो एसटीपी कंडीशन क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन और 1 बार का एक्सटर्नल प्रेशर एसटीपी कंडीशन कहलाता है। और अगर आप PV इज इक्वल टू एनआरटी को देखो तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर मैं गैस का 1 मोल लेता हूं और प्रेशर में 1 बार लेता हूं और टेम्परेचर में 273 केल्विन लेता हूं और R की एडिक्वेट वैल्यू डालकर V की वैल्यू निकालता हूं, तो ये आता है 22.7 लीटर्स। 22.7 लीटर्स। तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP acquires वॉल्यूम ऑफ 22.7 लीटर्स। और वो एटीएम और बार वाला क्या दिक्कत है वो भी मैंने आपको बता दिया है उसी समय, और ये भी बता दिया है कि एनटीपी वेनटीपी कुछ नहीं होता, जो है एसटीपी है, तो वो बातें पहले ही हमने करी हुई है। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आइडियल गैसेस, ऑल्दो था एक इंट्रोडक्शन ही, बट आई होप आपको मज़ा आया होगा और एक अच्छा इंसाइट डेवलप हुआ होगा कि हाँ यार, इस तरह से देखना है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या चीज़ें हैं। और इसके बिना आगे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अधूरी रहेगी जब तक आपको आइडियल गैस, रियल गैस और ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। तो अच्छे से करिए ये चैप्टर, रेगुलर वीडियोस मिलेंगे आपको। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपने केमाईआईटी ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो बिल्कुल आप इंस्टॉल करिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत ही तगड़े तरीके से चल रही है उसमें, आप उसको लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर को। अगर आप अभी आइडियल गैस कंप्लीट करने के बाद लेना चाहते हैं, इट्स ओके, आप पहले आइडियल गैस करिए, रियल गैस करिए, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपने रिडॉक्स तक कर लिया है, नाउ यू कैन टच अदर चैप्टर्स एज वेल, क्योंकि लेक्चर आने में 1-2 दिन लग जाता है, तो वो बीच में आप क्या करेंगे? अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप बिल्कुल उन लेक्चर से साइड बाय साइड कोई चैप्टर्स शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, आपको आनंद आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स, वॉट एवर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।